हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 से देखने वाले हैं। अभी तक के हमने 45 क्वेश्चन कर लिए थे। आज की इस वीडियो में हम पूरे कंप्लीट कर लेंगे इस शिफ्ट के पेपर को। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा जो यहाँ पे क्वेश्चन है 46 नंबर का वो है, द फॉलोइंग टेस्ट रिजल्ट वेयर ऑब्टेन फ्रॉम 6 kVA 200/400 वोल्ट 50 हर्ट्ज सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर। डेटा फॉर नो लोड लो वोल्टेज साइड इज 200 वोल्ट 0.5 एम्पियर एंड 50 वैट एट नॉर्मल वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी। डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट ऑफ द ट्रांसफॉर्मर। तो यहाँ पे हमें पूछा गया है जो मैग्नीट्यूड है करंट का, ट्रांसफॉर्मर में जो भी करंट है उसकी क्या वैल्यू रहेगी। सबसे पहले हमारे पास डेटा क्या क्या दिया हुआ है। डेटा हमारे पास रेटिंग दी हुई है ट्रांसफॉर्मर की 6 kVA। ठीक है, उसके बाद जो इसका रेशियो दिया हुआ है 200/400 वोल्ट दिया हुआ है। ठीक है, सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर। डेटा फॉर नो लोड लो वोल्टेज साइड, तो एलवी साइड हमारा क्या है, एलवी साइड हमारा 200 वोल्ट है, तो हम वोल्टेज इससे ही कंसीडर करेंगे। और 200 वोल्ट में हमारी जो करंट की वैल्यू है, करंट की वैल्यू हमारे पास कितनी दी हुई है, 0.5 एम्पियर एट 50 वैट। तो हमें पता है पावर इक्वल टू होता है हमारे पास वी आई कॉस फाइव। तो पावर की वैल्यू हमारे पास 50 दी हुई है, तो 50 इक्वल टू वी की हमारे पास वैल्यू है 200, करंट की वैल्यू 0.5 है इंटू कॉस फाइव। यहाँ से मैं कॉस फाइव निकाल सकता हूँ। कॉस फाइव की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 50/200 टाइम्स 0.5। तो इसे जब हम सॉल्व करते हैं तो इसका हमारे पास आंसर आ जाता है 0.5। ठीक है, ये लैगिंग में ही होगा। रीजन इज दैट कि नो लोड ट्रांसफॉर्मर जो है लैगिंग पावर फैक्टर पे ही रहता है ड्यू टू मैग्नेटाइजिंग करंट। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है, अब हमारे पास आई आ गया है। तो आई का दो कंपोनेंट होता है, एक कंपोनेंट होता है आई म्यू और एक कंपोनेंट होता है आई डब्ल्यू। तो आई डब्ल्यू की जो वैल्यू है वो होती है आई कॉस फाइव और इसकी वैल्यू होती है आई साइन फाइव। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या निकालना है, मैग्नेटाइजिंग करंट। तो मैग्नेटाइजिंग करंट निकालना है तो मीन्स हमें आई म्यू की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो सबसे पहले आई कॉस फाइव की वैल्यू मैं निकाल लेता हूँ। आई कॉस फाइव हमारी हो जाएगी 0.5 टाइम्स 0.5, तो ये हो जाता है 0.25 एम्पियर। ठीक है, अब हमें पता है ये जो करंट है ये करंट होता है आई इक्वल टू आई म्यू का स्क्वायर प्लस आई डब्ल्यू का स्क्वायर, इसका अंडर रूट। जब मैं इसे सॉल्व करने के लिए जाता हूँ तो यहाँ पे सिंपल सा एक और अप्रोच में लगा सकता हूँ। इसकी जो वैल्यू है, सिंस यहाँ पे सारे ऑप्शन ऑलमोस्ट मतलब काफ़ी क्लोज है, तो हमें थोड़ा सा यहाँ पे करना पड़ेगा इस हिसाब से कि आई जो है 0.5 का स्क्वायर इक्वल टू आई म्यू का स्क्वायर प्लस आई डब्ल्यू की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 0.25 का स्क्वायर। जब आप इसे सॉल्व करते हो तो आपका आंसर आ जाता है 0.433 एम्पियर। ठीक है, अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग should not be prioritized while when making a comparison statement for the tendon evaluate sheet format। देखिए इसका जो है हमने वैसे एक काफ़ी अच्छा सुंदर सा नोट्स बना के दिया है, आप डिस्क्रिप्शन से नोट्स को चेक कर सकते हो। एक्चुअली सप्लायर नेम प्रायोरिटाइज नहीं होता है, ठीक है, स्टेटमेंट कंपैरिजन करने के लिए। नेक्स्ट है, इन प्योर इंडक्टिव सर्किट इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सोर्स इज डबल देन इट्स इंडक्टिव रिएक्टेंस इज। अब देखिए एसी सर्किट में अगर मैं बात करूँ तो एसी सर्किट में होता है आर इक्वल टू जेड प्लस जे एक्सएल माइनस जे एक्सी। तो आर जो है, आर की वैल्यू जो है आर ही रहती है, कोई ये डीसी वैल्यू है तो डीसी वैल्यू की इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी रहती है। तो फ्रीक्वेंसी में कोई भी चेंज से आर पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, हम यहाँ पे कंसीडर नहीं कर रहे होंगे स्किन इफेक्ट को। एक्सएल जो होता है ये होता है ओमेगा एल, तो एक्सएल जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी है, और एक्सी जो है ये होता है 1/ओमेगा सी। तो एक्सी जो है, एक्सी हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी होता है। तो यहाँ पे हमारे पास है प्योर इंडक्टिव सर्किट इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सोर्सेज डबल। अगर फ्रीक्वेंसी हमारा डबल हो जाएगा तो एक्सएल की भी वैल्यू उसी प्रोपोर्शनल में डबल हो जाएगी। नेक्स्ट है, कैलकुलेट द अपैरेंट पावर ऑफ द सर्किट हैव पावर फैक्टर 0.8 एंड द एक्टिव पावर ऑफ सर्किट इज 40 वैट। तो अगर मैं यहाँ पे रिलेशन करूँ एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर और अपैरेंट पावर का, तो यहाँ पे क्या होता है कि एस स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर होता है। एक यहाँ पे आप इस ट्रायंगल से समझ सकते हो, राइट एंगल ट्रायंगल से, इसे हम एस ले सकते हैं, इसे हम पी ले सकते हैं, इसे हम क्यू ले सकते हैं। ये एंगल हमारा होता है फाई। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूला लगाऊं तो एक्टिव पावर P इक्वल टू होता है S cos फाइव। तो यहाँ पे हमें पूछा गया अपैरेंट पावर, तो अपैरेंट पावर की अगर मैं बात करूँ तो अपैरेंट पावर इक्वल टू P अपॉन पावर फैक्टर और cos फाइव हो जाएगा। तो P की वैल्यू हमारे पास 40 दी हुई है, cos फाइव की वैल्यू अगर मैं देखूँ तो 0.8 दी हुई है, तो ये हो जाएगा 50 VA। नेक्स्ट है, कंसिडर टू मॉसफेट, ठीक है, A and B with some one drive voltage and size. MOSFET A is P type and MOSFET type MOSFET, while MOSFET B is N type MOSFET. Which of the following statement is true? तो सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास ये आती है, दो MOSFET है, यहाँ पे मैं A ले लेता हूँ MOSFET और B ले लेता हूँ MOSFET। ठीक है, MOSFET A जो है P टाइप है और MOSFET B जो है हमारी
वो एन टाइप का मॉसफेट है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया है पहला हाई ट्रांस कंडक्टेंस, इसका हम देख लेंगे फॉर्मूला, और हायर ट्रांस कंडक्टेंस किसका है, ए और बी में से, ठीक है। तीसरा ऑप्शन है दोनों का सेम ट्रांस कंडक्शन है बिकॉज ऑफ सेम डायमेंशन। उसके बाद नेक्स्ट है कि मॉसफेट ए हैज़ हायर ट्रांस कंडक्शन ड्यू टू लेस मोबिलिटी। अगर मैं मोबिलिटी की बात करूंगा तो मोबिलिटी जो है एंड बी मॉसफेट की ज़्यादा होगी, क्योंकि वहाँ पे एन टाइप में जो मेजोरिटी कैरियर, जो वहाँ पे जो कैरियर चार्ज कैरियर होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन, और पी टाइप में जो चार्ज कैरियर होता है वो होता है होल्स। तो इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो काफ़ी कम होता है होल्स के कंपेयर में, तो इसके चलते जो इलेक्ट्रॉन है उसकी मोबिलिटी ज़्यादा हो जाती है। अब हम देख लेते हैं ट्रांस कंडक्टेंस के बारे में। तो एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे हमें नोट करना है, कॉन्सेप्ट ये है ट्रांस कंडक्टेंस डिपेंड ऑन द मोबिलिटी। ट्रांस कंडक्टेंस जो है मोबिलिटी पे डिपेंड करेगा। अगर मोबिलिटी एन टाइप का ज़्यादा है तो एन टाइप का ट्रांस कंडक्टेंस ज़्यादा होगा, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे करेक्ट आंसर देख सकते हैं। ऑब्वियसली बी का ज़्यादा हो जाएगा मोबिलिटी, तो बी का ट्रांस कंडक्टेंस ज़्यादा हो जाएगा। नेक्स्ट है द बैरियर पोटेंशियल कैन बी कैलकुलेटेड बाय। तो यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला दिया हुआ है बैरियर पोटेंशियल का। क्या होता है, जो बैरियर पोटेंशियल होता है वो के टी अपॉन क्यू एल एन एन डी एन ए एन आई स्क्वायर होता है। यहाँ पे ये जो वैल्यू पैरामीटर है ये क्या क्या है, के है बोल्टमान कांस्टेंट है, टी टेम्परेचर हो जाता है, क्यू चार्ज हो जाता है, एन ए जो है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्सेप्टर इम्प्योरिटी, डी जो है डोनर इम्प्योरिटी का हो जाता है, और एन आई जो है इंट्रिंसिक कॉन्सेंट्रेशन हो जाता है, ठीक है, जो प्योर सेमीकंडक्टर है उसका। और यहाँ पे कुछ और चीज़ें हैं नोट करने के लिए, आप इसे देख सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग रेसिप्रोसिटी थ्योरम। अब रेसिप्रोसिटी थ्योरम क्या होता है कि अगर हम सोर्स को इंटरचेंज कर देते हैं, यहाँ से यहाँ पे मैंने इंटरचेंज कर दिया सोर्स को, तो उसका जो रिस्पॉन्स और एक्साइटेशन का रेशियो है वो कहीं ना कहीं सेम रहता है। तो ये बताता है हमारा रेसिप्रोसिटी थ्योरम, ठीक है। इवन अगर यहाँ पे सप्लाई वोल्टेज के चलते जितना करंट R3 में जाएगा, सेम कंडीशन यहाँ भी फॉलो होगी। VS को अगर मैं इधर लेके आ जाऊंगा तो यहाँ पे रिस्पॉन्स सेम रहेगा। और भी यहाँ पे चीज़ें हैं, यहाँ पे आप इसे देख सकते हो या स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास है इन एसी सीरीज मोटर पावर फैक्टर इज लो बिकॉज ऑफ। देखिए एसी सीरीज मोटर जो होता है वो होता है मॉडिफाइड डीसी सीरीज मोटर, ठीक है। जो डीसी सीरीज मोटर होता है, डीसी सीरीज मोटर का जो फील्ड वाइंडिंग रहती है उसका लेंथ कम रहता है, ठीक है, रेजिस्टेंस भी कम रहता है, तो उसके चलते वहाँ पे जो है इंडक्टेंस कम बनता है। ऑब्वियसली वो डीसी है तो वहाँ पे फील्ड सर्किट में डीसी सप्लाई जाता है तो इंडक्टेंस तो कुछ रहेगा नहीं। वही अगर मैं बात कर देता हूँ उसको एसी के साथ कनेक्ट करने का, तो वहाँ पे ड्यू टू टर्न्स इन सीरीज फील्ड वाइंडिंग यहाँ पे पावर इंडक्टेंस का यहाँ पे एक कंसिडरेशन हो जाता है, क्योंकि इंडक्टेंस जो होता है नंबर ऑफ टर्न्स स्क्वायर अपॉन उसका पैरामीटर रिलक्टेंस पे होता है, ठीक है। तो एसी सीरीज मोटर का लो क्यों होता है, क्योंकि ऑब्वियसली पहला जो फील्ड वाइंडिंग का जो है रिलक्टेंस इंडक्टेंस ज़्यादा हो जाता है, जिसके चलते ये इशू आ जाता है, ठीक है। अब इसमें एक और चीज़ पढ़ लेते हैं कि क्या होगा अगर हम एसी सप्लाई देते हैं डीसी सीरीज मोटर में। सबसे पहले ये होता है कि एसी सप्लाई जो है यूनिडायरेक्शनल टॉर्क प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, सिंस अल्टरनेटिंग उसका नेचर रहता है, ठीक है। तो करंट और फील्ड करंट जो है रिवर्स होगा एवरी टाइम, ठीक है। अब क्या होता है दूसरा, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अल्टरनेटिंग करंट ईडी करंट वहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। जो योग है पोल है उसमें जो है पोल के ऊपर जो रहता है वो योग जिसको मैकेनिकल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है और मैग्नेटिक फ्लक्स का पाथ प्रोवाइड करता है, वहाँ पे ईडी करंट लॉस हो सकता है, ठीक है। ज़्यादा इंडक्टेंस के चलते फील्ड एंड आर्मेचर सर्किट का पावर फैक्टर जो है मतलब ओवरऑल मोटर का पावर फैक्टर लो हो सकता है, और स्पार्किंग भी हो सकती है ब्रशेस में। नेक्स्ट हमारे पास है फॉर मेजरिंग अर्थ रेजिस्टेंस बाय फॉल ऑफ पोटेंशियल मेथड हाउ मेनी एक्सिलरी इलेक्ट्रोड्स आर यूज। आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो फॉल ऑफ पोटेंशियल मेथड है उसका यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल डायग्राम है। ये है मेन अर्थ इलेक्ट्रोड। अब इसमें जो है अर्थ रेजिस्टेंस को जब हम मेजर करते हैं तो यहाँ पे दो जो है एक्सिलरी इलेक्ट्रोड को यूज किया जाता है, एडिशन ऑफ वन अर्थ इलेक्ट्रोड। विच ऑफ द फॉलोइंग कनेक्शन इज यूज्ड एज अ डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर। जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर होता है, अब क्या होता है कि जो जनरेटिंग स्टेशन में है, जनरेटिंग स्टेशन से हमारा नियरली सब स्टेशन में आता है, ठीक है। यहाँ से भी अगर मैं बात करूँ तो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के पास आता है हमारा सप्लाई। जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होता है ये रहता है 3 फेज 4 वायर ट्रांसफार्मर रहता है। इसका प्राइमरी साइड हमारा डेल्टा कनेक्ट होता है, सेकेंडरी साइड स्टार कनेक्टेड रहता है, और ये इस टाइप से रहता है। अगर मैं बात करूँ तो आपके घर में भी एक पोल से अलग अलग यूनिट में इलेक्ट्रिसिटी जारी होती है। तो एक ये फेज 1 ले लेता हूँ, ये मैं फेज 2 ले लेता हूँ, ये मैं फेज 3 जाता हूँ। फेज 1 कुछ घरों को सर्व करता है, फेज 2 जो है कुछ और अदर घरों को सर्व करता है, फेज 3 जो है अदर घर को सर्व करता है। तो अब यहाँ पे क्या होता है, हम सबके पास फेज रहता है, बट यहाँ पे एक जो है मतलब स्टार वाई मतलब ये तो रहता है, ये 3 फेज में कन्वर्टेड हो गया, और ये 3 फेज जो है अलग अलग जगह पे जा करके एक यहाँ पे हमें न्यूट्रल लेना पड़ता है। इसलिए जो है 3 फेज 4 वायर जो है यहाँ पे यूज होता है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में। नेक्स्ट हमारे पास है इन स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर बोथ मेन वाइंडिंग एंड स्टार्टिंग वाइंडिंग आर प्लेस। देखिए जो स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर रहता है या कोई भी सिंगल फेज इंडक्शन रहता है, वहाँ पे जो दो वाइंडिंग रहता है, एक स्टार्टिंग वाइंडिंग रहता है, एक मेन वाइंडिंग रहता है। स्टार्टिंग वाइंडिंग को ही हम एक्सिलरी वाइंडिंग भी कहते हैं। ये दोनों आपस में 90 डिग्री से स्प्लिट रहता है, ठीक है। नेक्स्ट which of the following is not an advantage of शेल टाइप ट्रांसफार्मर ओवर कोल टाइप ट्रांसफार्मर। अगर मैं बात करूँ शेल टाइप ट्रांसफार्मर की, दो ट्रांसफार्मर रहता है, शेल टाइप और एक होता है कोल टाइप, ठीक है। कोल टाइप ट्रांसफार्मर इस टाइप से रहता है,
वाइंडिंग रहता है ओवर कोर। और अगर मैं शेल टाइप ट्रांसफार्मर की बात करूँ तो यहाँ पे इस टाइप का कंस्ट्रक्शन रहता है, यहाँ पे वाइंडिंग के ऊपर कोर रहता है, इसी के ऊपर एचवी और इसके ऊपर एलवी, मतलब दो वाइंडिंग जो है आपस में एक दूसरे के साथ सैंडविच हिसाब से रहते हैं कनेक्ट। शेल टाइप ट्रांसफार्मर को मैं बोल सकता हूँ कोर ओवर वाइंडिंग, कोर टाइप में मैं बोल सकता हूँ वाइंडिंग ओवर कोर, ठीक है। अगर सेल टाइप की बात करूँ तो यहाँ पे लेस अमाउंट ऑफ लॉस होता है, क्योंकि दूसरा है हमारा इसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ पे नहीं जाते हैं, ठीक है। शेल टाइप ट्रांसफार्मर में सिंस एक ही लिम में हम दोनों वाइंडिंग को करते हैं तो लेस कॉपर की रिक्वायरमेंट रहती है, ठीक है। बट इसका थोड़ा सा मेंटेनेंस जो है ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि इसका कॉम्प्लिकेटेड कंस्ट्रक्शन रहता है। नेक्स्ट, ए परमानेंट मैग्नेटिक मटेरियल हैज डैश रिटेंटिविटी। अब बात करते हैं रिटेंटिविटी क्या होती है, कोरेसिविटी क्या होती है, या कोरेसिव फोर्स क्या होता है, ठीक है। अब क्या होता है, जब भी हम कोई मैग्नेटिक मटेरियल को सप्लाई देते हैं, ठीक है, एच और आई, जब भी हम उसको सप्लाई देते हैं तो यहाँ पे इसका मैग्नेटिक फ्लक्स जो है इंक्रीज होते जाता है। बट एक लिमिट पे जब वो सैचुरेट पे चल जाता है, जब मैं उसको सप्लाई रिड्यूस करता हूँ, सप्लाई जब मैं रिड्यूस करके जीरो कर देता हूँ, फिर भी उसके अंदर कुछ ना कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज रह जाती है, उसके पास कुछ ना कुछ फ्लक्स डेंसिटी रह जाती है और वो मैग्नेट की तरह काम करता है। ये जो रिटेंटिविटी रहता है, जो परमानेंट मैग्नेट रहता है, उसका काफ़ी ज़्यादा रहता है रिटेंटिविटी, ठीक है। अब रिटेंटिविटी है, अब रिटेंटिविटी को जीरो करने के लिए हमें नेगेटिव में मैग्नेटाइजिंग फोर्स या नेगेटिव में करंट देना पड़ता है, और जिस वैल्यू ऑफ मैग्नेटाइजिंग फोर्स पे और करंट पे हमारी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी जीरो हो जाती है, उसको हम बोलते हैं कोरेसिविटी और कोरोसिव फोर्स। नेक्स्ट, द एडवांटेज ऑफ स्टेशनरी आर्मेचर ऑफ ए सिंक्रोनस मशीन इज। अब देखिए, ये एक ही शिफ्ट में 2 से 3 बार क्वेश्चन पूछा गया है। व्हाई आर्मेचर वाइंडिंग प्लेस्ड ऑन स्टेटर एंड फील्ड वाइंडिंग प्लेस्ड ऑन रोटर। तो इसका आप यहाँ से पढ़ सकते हो, ठीक है। मैकेनिकल बैलेंस का कंसिडरेशन रहता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार एसएससी जेईई में देखने को मिला है। A substation is a facility that transmit and distribute electricity. It serves as an intermediary between electricity plant and end user. Which of the following statement about substation is incorrect? ठीक है। अब ये सबस्टेशन क्या होता है, सबसे पहले हमें सबस्टेशन को जानना पड़ेगा। सबस्टेशन होता है एक प्लेस है, कोई एक जगह होती है जहाँ पे काफ़ी सारे इलेक्ट्रिकल apparatus रहता है, ठीक है, उसी का कॉम्बिनेशन रहता है, मतलब असेंबली ऑफ apparatus को हम बोलते हैं सबस्टेशन। यहाँ पे हम क्या करते हैं, नेचर या कैरेक्टरिस्टिक्स जो है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर को हम चेंज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया है सबस्टेशन के बारे में इनकरेक्ट स्टेटमेंट। At the point of interconnection between two distinct transmission voltage transformer may be installed at the substation. Obviously ट्रांसफार्मर को हम यूज करते हैं दो इंटरकनेक्शन के बीच में सबस्टेशन में, वहाँ पे वोल्टेज लेवल को सेम करने के लिए। ऑल ऑप्शन तो अलग हो गया। रोटेरी कन्वर्टर आर यूज्ड इन रेलवे सबस्टेशन। देखिए, रोटेरी कन्वर्टर का रेलवे सबस्टेशन में यूज हो सकता है यहाँ पे, क्योंकि अगर ट्रैक्शन में डीसी सप्लाई की जरूरत पड़ेगी तो वहाँ पे हम कन्वर्टर का यूज कर सकते हैं, ठीक है। डोमेस्टिक कंज्यूमर में ऑल्सो कनेक्ट डायरेक्टली फ्रॉम द मेन ट्रांसमिशन नेटवर्क। ये जो है इनकरेक्ट होगा। डोमेस्टिक कंज्यूमर, कोई भी जो कंज्यूमर रहता है वो डायरेक्टली ट्रांसमिशन नेटवर्क से नहीं रहता है कनेक्ट। सबसे पहले जनरेटिंग स्टेशन रहता है, जनरेटिंग स्टेशन से प्राइमरी ट्रांसमिशन होता है, फिर उसके बाद सेकेंडरी ट्रांसमिशन होता है, फिर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, फिर सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन रहता है। तो जो डोमेस्टिक कंज्यूमर है या कोई भी कंज्यूमर है वो सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन से कनेक्ट रहता है। नेक्स्ट, द एबिलिटी ऑफ कैपेसिटर टू स्टोर चार्ज डज नॉट डिपेंड ऑन। देखिए, जो चार्ज कैपेसिटर अपने अंदर स्टोर करता है वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है। जो कैपेसिटर रहता है, कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटर में 2 प्लेट लगे रहते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव प्लेट, और ये पॉजिटिव नेगेटिव प्लेट को जब ऑब्वियसली सप्लाई देंगे और इसके बीच में हमारा इंसुलेटिंग मटेरियल लगा हुआ रहता है, ठीक है। ये इंसुलेटिंग मटेरियल की प्रॉपर्टी रहती है कि पोलराइज हो जाता है और चार्ज को स्टोर करता है। तो कौन सा इंसुलेटिंग मटेरियल हम यूज़ करते हैं उस पर कैपेसिटेंस का वैल्यू डिपेंड करता है, ठीक है। दूसरा है हमारा उसका डिस्टेंस कितना है दो प्लेट के बीच पे, उस पर भी डिपेंड करता है, और तीसरा एरिया ऑफ प्लेट पे भी डिपेंड करता है। अब हम इसे फॉर्मूला से समझ लेते हैं। C इक्वल टू होता है एप्सिलॉन A अपॉन डी। ये C है कैपेसिटेंस, जो की प्रॉपर्टी होती है कैपेसिटर का। A जो है एरिया पे डिपेंड करता है, D जो है डिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है, मींस डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट, और E जो है ये होता है एप्सिलॉन 0 इनटू एप्सिलॉन R। ये जो ER है ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ मटेरियल पे, अलग अलग मटेरियल की अलग अलग रिलेटिव परमिटिविटी रहती है, चार्ज पे डिपेंड नहीं करता है। नेक्स्ट है हमारे पास, द चेंज इन करंट थ्रू जंक्शन इज 1.5 मिली एम्पियर व्हेन द फॉरवर्ड बायस वोल्टेज इज चेंज्ड बाय 0.6 वोल्ट, देन डायनामिक रेजिस्टेंस इज। अब सबसे पहले हम एक डायोड का देखते हैं रेजिस्टेंस किस किस टाइप के रेजिस्टेंस होते हैं। सबसे पहला होता है बल्क रेजिस्टेंस। बल्क रेजिस्टेंस क्या होता है, जो हमारा डायोड रहता है, ये डायोड को जब मैं करूँगा तो ये डायोड में रेजिस्टेंस एंड ऑफ, ये डायोड जो ऑब्वियसली दो चीज़ का बना हुआ रहेगा, पी और एन मटेरियल का। ये पी टाइप है और एन टाइप है।
पी टाइप मटेरियल की कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगी, एन टाइप मटेरियल की कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगी। इसे मैं आर पी बोल सकता हूँ, इसे मैं आर एन बोल सकता हूँ। जो हमारी रेजिस्टेंस होती है, बल्क रेजिस्टेंस, वो होती है आर पी प्लस आर एन। उसके बाद होता है हमारा जंक्शन रेजिस्टेंस। जंक्शन ये है, ये जंक्शन की कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस रहती है। वो जंक्शन की रेजिस्टेंस डिपेंड करती है वो कौन सा टाइप का हमारा सेमीकंडक्टर है, पीएन जंक्शन डायोड है, सिलिकॉन का है या जर्मेनियम का है या कोई और है। तो उसके लिए जो है हमारा 25 मिली वोल्ट पर फील्ड आई फॉरवर्ड करंट होता है जर्मेनियम के लिए, 50 मिली वोल्ट पर फील्ड करंट होता है सिलिकॉन के लिए, सॉरी फॉरवर्ड करंट होता है सिलिकॉन के लिए। अब आता है डायनेमिक या एसी रेजिस्टेंस। जंक्शन रेजिस्टेंस और बल्क रेजिस्टेंस, ये दोनों का जो सम होता है उसी को हम बोलते हैं डायनेमिक या एसी रेजिस्टेंस। इसे मैं फॉरवर्ड वोल्टेज अपॉन फॉरवर्ड करंट से भी इसे मैं कर सकता हूँ। यहाँ पे हो सकता है थोड़ा मिस्टेक, एक बार देख लेना आप लोग। रिवर्स डीसी रेजिस्टेंस होता है रिवर्स वोल्टेज अपॉन रिवर्स करंट, यहाँ पे हमारा शायद फॉरवर्ड करंट होना चाहिए। रेसिप्रोसिटी थियरम कैन नॉट बी अप्लाई टू द सर्किट हैव। देखिए रेसिप्रोसिटी थियरम जो होता है वो कभी भी इससे पहले एक रेसिप्रोसिटी थियरम पे क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 52, जिसका मैंने यहाँ पे जानबूझ करके स्नैप डाला है सो दैट कि आप लोगों को भी रिकॉल रहे कि सेम टाइप के क्वेश्चन 2 से 3 बार पूछे जा सकते हैं। जो रेसिप्रोसिटी थियरम होता है वो सिंगल सोर्स के लिए यूज होता है, नोट अ मल्टीपल सोर्स के लिए, ठीक है। बायलैटरल एलिमेंट में यूज होता है, लीनियर में यूज होता है, ठीक है, और सिर्फ एक ही इंडिपेंडेंट सोर्स हो, ठीक है, डिपेंडेंट सोर्स भी ना हो। नेक्स्ट है हमारे पास द पावर कंज्यूम बाय 30 ओम रेजिस्टेंस इज। ये काफी इजी क्वेश्चन है। पावर इक्वल टू वोल्टेज स्क्वायर अपॉन रेजिस्टेंस या फिर आई स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस। यहाँ से मैं अगर करंट निकाल के भी कर सकता हूँ, 30 ओम के अक्रॉस पूछा गया है, तो यहाँ से अगर मैं निकालूँ 300 इंटू 300 अपॉन 30, तो ये हमारा हो जाता है 3000 वाट। या फिर आप आई स्क्वायर आर से भी निकाल सकते हो। यहाँ पे हमारा करंट हो जाएगा 300 अपॉन 30 इक्वल टू 10, तो 10 स्क्वायर इंटू 30, यहाँ से भी सेम ही आंसर आएगा। नेक्स्ट हमारे पास आइडेंटिफाई द करेक्ट वोल्टेज रेंज फॉर मीडियम ट्रांसमिशन लाइन। सेम क्वेश्चन हमारा पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 30 पे भी, ऑब्वियसली आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। नेक्स्ट है इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ सप्लाई इन 3 कोर अंडरग्राउंड केबल इज डबल देन द चार्जिंग करंट इज। अब सबसे पहले बात करते हैं कि ये चार्जिंग करंट क्या होता है। अब अगर मैं बात करूँ ओम्स लॉ की, तो V इक्वल टू आई इंटू जेड होता है। अगर मैं यहाँ पे केबल की बात करूँ तो वहाँ पे Z जो है रिप्लेस बाय XC, तो V की जो वैल्यू है वो हो जाएगी I इंटू XC। तो I जो है I इक्वल टू V अपॉन XC हो जाएगा। ये I को ही हम चार्जिंग करंट बोलेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ I इक्वल टू V इंटू XC। तो XC इक्वल टू क्या होता है हमारा 1 अपॉन ओमेगा C, तो मैं लिख सकता हूँ V ओमेगा C। तो यहाँ पे पूछा गया है कि इफ फ्रीक्वेंसी सप्लाई को डबल कर दिया गया तो चार्जिंग करंट क्या होगा। ओमेगा 2 टाइम्स हो गया है तो चार्जिंग करंट भी 2 टाइम्स हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट टाइप ऑफ रोटर इज यूज्ड इन अल्टरनेटर ड्रिवन बाय हाइड्रो टर्बाइन। 2 टाइप के टर्बाइन जनरेटर यूज होते हैं, एक होता है सिलेंड्रिकल रोटर या फिर दूसरा होता है साइलेंट पोल रोटर, ठीक है। इसको हम हाइड्रो टर्बाइन भी बोलते हैं और इसको हम टर्बो रोटर भी बोलते हैं, ठीक है। तो हाइड्रो पावर प्लांट पे हमारा साइलेंट पोल यूज होता है। साइलेंट पोल की क्या है, इसका जो साइलेंट पोल में नंबर ऑफ पोल्स ज़्यादा होते हैं, ठीक है, और इसका जो एक्सियल लेंथ है वो कम रहता है, डायमीटर इसका बड़ा एक्सियल लेंथ इसका कम रहता है और डायमीटर ज़्यादा रहता है। नेक्स्ट है इन बीजेटी कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन द इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स आर रिप्रेजेंटेड बाय प्लॉट बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर। कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन है। कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन मींस कि यहाँ पे जो हमारा ये हमारा बेस है, यहाँ पे हम सप्लाई दे देंगे VBE सप्लाई दे देंगे, बेस हो जाएगा, ये हमारा इमीटर हो जाएगा, ये हमारा कलेक्टर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे VBE हो जाएगा इनपुट सप्लाई और यहाँ से जो करंट इनपुट रहेगा वो IB रहेगा। तो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स जो है हम VBE वर्सेस IB के साथ हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अगर मैं बात करूँ कि आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, तो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे अगर हमारे पास IC रहेगा तो IC और V जो है C जो है यहाँ का जो वोल्टेज रहेगा उसके अक्रॉस करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है द करंट थ्रो 2 ओम रेजिस्टेंस इज। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो हमें यहाँ पे 2 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट निकालना है। यहाँ से 36 एम्पियर जा रहा है तो यहाँ से भी 36 एम्पियर ही जाएगा। तो ये 36 एम्पियर जो है डिवाइड हो जाएगा 2 एम्पियर में और दूसरा हो जाएगा हमारा 1 एम्पियर में, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं करंट डिवीजन रूल का यूज करूँ तो करंट डिवीजन रूल थ्रो आई थ्रो 2 ओम रेजिस्टेंस इक्वल टू 36 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन 3, तो ये हो जाएगा 12 एम्पियर। इसकी डायरेक्शन क्या रहेगी, A to B रहेगी इसकी डायरेक्शन। नेक्स्ट हमारे पास है इन द सर्किट शोन बिलो द वैल्यू ऑफ करंट आई इज। तो यहाँ पे करंट आई की वैल्यू निकालना है। तो ये करंट आई की वैल्यू हम डिफरेंट मेथड से निकाल सकते हैं। यहाँ पे मैं नोडल एनालिसिस से भी निकाल सकता हूँ, उसके बाद मैं इसको सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन से भी निकाल सकता हूँ, ठीक है। कोई भी मेथड से निकाल लेता हूँ। यहाँ पे मैं सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन से निकाल लेता हूँ, काफ़ी ईजी हो जाएगा। तो ये दोनों सर्किट को मैं कंबाइन करके लिख सकता हूँ। यहाँ पे पहले मैं 12 वोल्ट लिख लेता हूँ, यहाँ पे 1 ओम का रेजिस्टेंस एज इट इज रहेगा, यहाँ पे वोल्टेज हो जाएगा 3 × 2
6 वोल्ट का, वो हमारे पास यहाँ पे वोल्टेज हो जाएगा ऐसे करके, और यहाँ पे ये रेजिस्टेंस इसके साथ सीरीज में आ जाएगा 2 ओम का। तो यहाँ पे अगर मैं ओवरऑल वोल्टेज की बात करूँ तो हमारे पास ओवरऑल वोल्टेज हो जाता है 6 वोल्ट, और ओवरऑल रेजिस्टेंस हमारे पास हो जाता है 3 ओम। तो हमारी जो यहाँ पे करंट की वैल्यू है वो हो जाएगी 2 एम्पियर। बट अभी इसका डायरेक्शन देखेंगे तो 2 एम्पियर की डायरेक्शन इधर रहेगी, बट हमें डायरेक्शन इधर पूछा गया है तो -2 एम्पियर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ टेंडर डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो सेलेक्टेड टेंडर नहीं होता है कुछ इस टाइप का, ये भी आप देख सकते हो, ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। नेक्स्ट हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिजायरेबल प्रॉपर्टी फॉर इंसुलेटिंग मटेरियल यूज्ड इन अंडरग्राउंड केबल। देखिए अंडरग्राउंड केबल जो होता है, सबसे पहले उसकी प्रॉपर्टी अगर मैं देखूँ तो उसकी काफ़ी ज़्यादा इंसुलेशन रेजिस्टेंस रहता है और रेजिस्टिविटी रहती है, हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ भी रहता है, लो परमिटिविटी भी रहती है, हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ रहती है, नॉन हाइग्रोस्कोपिक मतलब कि अगर वो हाइग्रोस्कोपिक रहेगा तो मॉइस्चर को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकता है, अगर नॉन हाइग्रोस्कोपिक है तो मॉइस्चर को अपने अंदर एब्जॉर्ब नहीं करेगा। हाइग्रोस्कोपिक का एग्जांपल ले सकते हो वुड, नॉन हाइग्रोस्कोपिक हो गया आपका प्लास्टिक। नॉन इन्फ्लेमेबल होना चाहिए, वो एसिड और एल्कली से कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं होना चाहिए उसका केमिकल रिएक्शन, ठीक है। इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी शुड नॉट बी अफेक्ट बाय टेम्परेचर, टेम्परेचर जो है चेंज होने की वजह से उसकी जो प्रॉपर्टी है वो चेंज नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स इन एसोसिएशन विद सिंक्रोनस मोटर एप्लीकेशन। देखिए सबसे पहले सिंक्रोनस मोटर के बारे में हमें फॉल्स स्टेटमेंट डालना है, ठीक है। सिंक्रोनस मोटर जो है हाईली सुटेबल फॉर लो पावर आउटपुट। लो पावर आउटपुट पे सिंक्रोनस मोटर को हम यूज़ करते ही नहीं है अगर मैं 3 फेज सिंक्रोनस मोटर की बात करूँ, बिकॉज ऑफ इसका कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा रहता है, और कभी भी अगर ये यूज़ होता है तो हाई पावर एप्लीकेशन के लिए भी होता है 100 किलोवाट और 100 HP पे, ठीक है। इसलिए यही स्टेटमेंट हमारा, पहला ही स्टेटमेंट हमारा फॉल्स हो गया, ठीक है। वोल्टेज रेगुलेशन कैन बी डन यूजिंग सिंक्रोनस मोटर। हाँ, सिंक्रोनस मोटर को हम यूज करके वोल्टेज रेगुलेशन चेंज कर सकते हैं, क्योंकि सिंक्रोनस मोटर एज अ कैपेसिटर का काम कर सकता है, तो वो वोल्टेज रेगुलेशन पे इफेक्ट डाल सकता है। सिंक्रोनस मोटर यूज्ड इन कांस्टेंट लोड ड्रिवन एप्लीकेशन। हाँ, इसका यूज हो सकता है क्योंकि ये कांस्टेंट स्पीड एप्लीकेशन है, ठीक है, क्योंकि ये सिंक्रोनस स्पीड पे चलती है, NS = 120 F/P। फिजिकल कंसिडरेशन को चेंज करने के बाद ही जो है हम इसका स्पीड को चेंज कर सकते हैं। अगर हम फ्रीक्वेंसी को चेंज करके इसका स्पीड को चेंज करेंगे तो हो सकता है वहाँ पे मैग्नेटाइजिंग सपोर्ट जो है डिसमिसल हो जाए। नेक्स्ट हमारे पास है, सिंक्रोनस मोटर इज एक्सपेंसिव इन लो पावर आउटपुट एप्लीकेशन। ऑब्वियसली लो पावर आउटपुट के लिए सिंक्रोनस मोटर थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज एक्यूरेटली डिस्क्राइब वोल्टेज ड्रॉप ड्यू टू आर्मेचर लीकेज रिएक्टेंस इन अल्टरनेटर ऑन लोड। अब जब अल्टरनेटर लोड पे रहता है, सबसे पहले मैं यहाँ पे एक सर्किट ड्रॉ कर लेता हूँ। ये हमारे पास एक सर्किट है, ये वोल्टेज V है, और ये सर्किट का इंटरनल रेजिस्टेंस मैं R ले लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे ये सर्किट जो है, यहाँ पे ये मैं E ले लेता हूँ, ठीक है, ये R है, और यहाँ पे मैं V ले लेता हूँ। अगर मैं यहाँ पे KVL लगाऊंगा और यहाँ पे सप्लाई इस डायरेक्शन में है तो E = हमारा हो जाएगा V + IR, ठीक है। जो E और E इक्वल नहीं है तो E - V जो हमारा वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है IR। ये यूज होता है DC सर्किट में और DC मोटर में। वही अगर मैं बात करूँ AC मशीन में या अल्टरनेटर में, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे एक जो है V + IZ हो जाता है। ये जो Z है बिकॉज ऑफ वहाँ पे रेजिस्टेंस इम्पिडेंस से जो है मतलब रिप्लेस हो जाता है, और साथ ही साथ वहाँ पे एक इश्यू आ जाता है आर्मेचर रिएक्शन का, ठीक है। अब इसके कंसिडरेशन के चलते जो है यहाँ पे ये चीज़ें होती है, ठीक है, आर्मेचर लीकेज रिएक्टेंस वाला सीन है। तो यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब वोल्टेज ड्रॉप ड्यू टू आर्मेचर लीकेज रिएक्टेंस। वोल्टेज ड्रॉप ड्यू टू आर्मेचर लीकेज रिएक्टेंस डिक्रीज विथ इंक्रीजिंग इन लोड, ठीक है। जैसे जैसे लोड हमारा बढ़ते जाएगा, आर्मेचर लीकेज रिएक्टेंस भी हमारा बढ़ते जाएगा। ये गलत हो गया, ठीक है। वोल्टेज ड्रॉप ड्यू टू आर्मेचर लीकेज रिएक्टेंस इंडिपेंडेंट ऑन लोड, नहीं, ये लोड पे डिपेंड होता है, इन प्रोपोर्शनल होता है। द वोल्टेज ड्रॉप ड्यू टू आर्मेचर लीकेज रिएक्टेंस ओनली अकर्स व्हेन अल्टरनेटर ऑपरेटिंग एट नो लोड, नहीं, ये सारे लोड पे रहता है, नो लोड भले अल्टरनेटर लोड के साथ कनेक्ट हो या ना हो, ठीक है। नो लोड पे कम होता है, फुल लोड पे ज़्यादा होता है। तो चौथा हमारे पास, वोल्टेज ड्रॉप ड्यू टू आर्मेचर लीकेज रिएक्टेंस इंक्रीज विथ इंक्रीजिंग इन लोड। ऑब्वियसली यहाँ पे जो है इसका ही अपोजिट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है हमारे पास, फाइंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम इन 10 ओम रेजिस्टेंस व्हेन 10 मिली एम्पियर करंट फ्लो फॉर 2 मिनट। इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होगा, एनर्जी इक्वल टू हो जाएगा I² टाइम्स RT। आई की वैल्यू हमारे पास दी है 100 मिली एम्पियर, 100 मिली का स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस हमारे पास है 10, 2 मिनट है, टी हमेशा हम सेकंड में लेंगे। अगर हमें ये जूल SI यूनिट में करना है तो 2 मिनट में हमारा 120 सेकंड हो जाएगा। इसे जब मैं सॉल्व करूंगा तो ये हो जाता है हमारा 12 जूल। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट interrelation between the variable x1 and x2 used in expression to calculate the sag in transmission conductor with different height, where variable x1 x2 represent the horizontal distance of the support at lower and higher level of the point of the conductor respectively। तो यहाँ पे जो है पॉइंट ऑफ सपोर्ट x1 x2 दिया ही है। ये जो है जब भी हमारा
दो डिफरेंट लेवल पे हमारा जब पोल रहता है, एक लेवल यहाँ पे एक लेवल यहाँ पे है, तो इसके बीच का जो मिड पॉइंट है वो लोएस्ट पॉइंट के करीब बनता है, जहाँ पे ये मिनिमम पॉइंट से जो है सपोर्ट वन का डिस्टेंस को हमने x1 यहाँ पे कंसिडर किया, यहाँ पे हमने x2 कंसिडर किया। तो यहाँ पे पूछा गया x1 और x2 की रिलेशन, तो यहाँ पे हमें दिख रही है x2 इज ग्रेटर देन x1, तो इसलिए हमारा आंसर ये करेक्ट हो जाएगा। वही अगर सेम लेवल का सैग रहता, सेम लेवल ऑफ सैग में हमारा जो है यहाँ पे x1 और x2 दोनों इक्वल रहता। नेक्स्ट हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट सिलेक्शन ऑफ साइट ऑफ यूनिट इन इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेशन। ठीक है, तो इसे हम देखते हैं यहाँ पे क्या पूछा गया है। साइट शुड बी सेलेक्ट सच दैट यूनिट ऑपरेट क्लोज टू द लोड कर्व ऑफ द स्टेशन। देखिए जो लोड कर्व होता है, लोड कर्व का यूज होता है, लोड कर्व जब भी हम फाइंड करते हैं या कोई भी पावर सिस्टम का निकालते हैं, उसका कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल यूज हो जाता है इन टर्म्स ऑफ ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी ऑफ पावर सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पे साइज जो है जो भी सेलेक्ट होता है वो लोड कर्व के अकॉर्डिंग ही सेलेक्ट होता है। कब पिक डिमांड है, पिक डिमांड के टाइम पे हम उतना साइज ऑफ पावर सिस्टम को ऑपरेट करें, लो डिमांड में कम करें। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे लोड कर्व के बारे में, यहाँ पे काफ़ी सारे थियरी दी हुई है, आप लोग इसे देख सकते हो या स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास है इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन the energy is supplied to the circuit and a part of the supply energy is spent to meet। देखिए सेम क्वेश्चन जो है सेम 2021 के प्रीवियस ईयर पेपर में पूछा गया था, A to Z सब कुछ सेम था। ठीक है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है वहाँ पे एनर्जी जो सप्लाई होता है सर्किट में वो मिट करता है I2R लॉसेस को। नेक्स्ट हमारे पास है 3 पॉइंट लाइटिंग इज यूजली एम्प्लॉय इन फिल्म लाइटिंग स्कीम विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट पार्ट ऑफ स्कीम। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ 3 पॉइंट लाइट में, तो इसमें 3 रहता है, एक होता है बैक लाइट, एक होता है की लाइट और एक होता है फिल लाइट। जो बॉन्स लाइटिंग रहता है ये इसका पार्ट नहीं रहता है। बॉन्स लाइट किसका पार्ट होता है, बॉन्स लाइट जो है यहाँ पे 4 पॉइंट लाइटिंग स्कीम का आप देख सकते हो, वहाँ पे बैक लाइट, की लाइट, बैकग्राउंड लाइट और फिल लाइट रहता है। इसका ओरिएंटेशन भी आप देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है द ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जीएफईटी इज ड्रॉन बिटवीन। जो जीएफईटी का जो ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स रहता है वो ड्रेन करंट और गेट टू सोर्स वोल्टेज के बीच में रहता है, आप यहाँ पे इस कर्व से देख सकते हो। नेक्स्ट है इन इलेक्ट्रिकल सर्किट करंट दैट चेंज पीरियडिकली बट इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड। देखिए इसको अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं, जो कि चेंज होते रहता है हर एक टाइम पे, रेगुलर इंटरवल पे एक वेव बनाता है। नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द वर्किंग ऑफ हिस्टेरेसिस मोटर एंड consider the following statement about the working of hysteresis motor and choose the suitable combination of correct choice। सबसे पहला है stator of hysteresis motor has a main winding along with auxiliary winding। यहाँ पे hysteresis motor में भी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की तरह 2 वाइंडिंग रहता है, मेन और एक्सिलरी वाइंडिंग। दूसरा है when stator winding is fed from single phase supply it produce synchronous रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड। देखिए सिंगल फेज सप्लाई जो रहता है वहाँ पे क्या होता है, सिंक्रोनसली रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड नहीं बना पाता, रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड नहीं बना पाता है, इसलिए वहाँ पे 2 वाइंडिंग यूज करता है। रोटर जो होता है इसका लो रिटेंटिविटी रहता है, तो हिस्टेरेसिस लॉस लो रहता है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ रोटर मटेरियल हैज लो रिटेंटिविटी सो हिस्टेरेसिस लॉस इज लो। नहीं, ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो हिस्टेरेसिस मोटर है वहाँ पे जो टॉर्क आता है वो ड्यू टू हिस्टेरेसिस लॉस के चलते आता है, तो उसकी हाई रिटेंटिविटी रहती है। ठीक है, नेक्स्ट रोटर ऑफ हिस्टेरेसिस मोटर कंसिस्ट ऑफ स्मूथ सिलेंडर ऑफ मैग्नेटिकली हार्ड स्टील। ऑब्वियसली लो हाई रिटेंटिविटी के लिए हमें हार्ड स्टील की यूज होगी और हाई हिस्टेरेसिस लॉस के लिए भी हाई रिटेंटिविटी वाले मटेरियल की यूज होगी, जो कि स्मूथ सिलेंड्रिकली मैग्नेटिक हार्ड स्टील जो है खास करके वहाँ पे यूज किया जाता है। इसलिए जो है ए, सी और डी हमारा करेक्ट है। ठीक है, सॉरी ए, बी और डी हमारा करेक्ट है, सी हमारा इनकरेक्ट हो गया। नेक्स्ट बैलेंस स्टार कनेक्टेड लोड ऑफ 4 + j3 ओम पर फेज connected to 3 phase 230 volt supply phase value find the value of reactive power। तो रिएक्टिव पावर क्या होता है, सबसे पहले एक्टिव पावर हो जाता है v² / z cos phi। सॉरी यहाँ पे एक्टिव पावर ही पूछा गया है, तो एक्टिव पावर होगा हमारा v² z cos phi। तो एक्टिव पावर यहाँ पे सप्लाई वोल्टेज हमारा कितना दिया है, फेज वोल्टेज दिया है 230 वोल्ट, तो 230² z हमारे पास कितना है, z = 4 + j3 ओम है, तो ये हमारा 5 ओम हो जाएगा, बिकॉज 4² + 3² विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ इंडक्टेंस। ठीक है, अपॉन 5 इंटू कॉस फाई यहाँ पे दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, कॉस फाई = होगा r/z। यहाँ पे r हमारा 4 हो जाता है, z हमारा 5 हो जाता है, इंटू 4/5। इसे जब मैं सॉल्व करता हूँ तो ये हमारा हो जाता है 8400 वाट के अप्रोक्सीमेट हमारा आता है। तो अब मैं यहाँ पे बात करूँ 3 फेज की, तो 3 फेज के लिए जो हमारा पावर हो जाएगा 3 × 8.4 किलोवाट, तो ये अप्रोक्सीमेट हमारा 25 किलोवाट हमारा आंसर आ जाएगा।
ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट अबाउट एक्टिव पावर इन एसी सर्किट। एक्टिव पावर के बारे में हमें बात करते हैं। तो एक्टिव पावर 3 पावर होता है, एक होता है एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर और अपरेंट पावर। एक्टिव पावर जो होता है वो रेजिस्टेंस में होता है जो कि पूरा यूटिलाइज हो जाता है। रिएक्टिव पावर ड्यू टू होता है एक्सएल या एक्सी में, ठीक है। ये जो अपरेंट पावर है जेड मतलब आर, ये सबका जो है फेजर सम होता है। तो एक्टिव पावर इज द पावर डिसिपेट इन द प्योर इंडक्टेंस, ये गलत होगा, ठीक है। एक्टिव पावर कैन मेजर इन टर्म्स ऑफ किलोवाट, यस एक्टिव पावर को हम वैट में डिनोट करते हैं, इसको VAR में करते हैं, इसको हम VA में डिनोट करते हैं। एक्टिव पावर डिसिपेट इन द प्योर रेजिस्टेंस, यस जैसा कि हमने अभी बात किया था। नेक्स्ट एक्टिव पावर डिपेंड ऑन पावर फैक्टर, यस एक्टिव पावर ऑल्सो डिपेंड ऑन द पावर फैक्टर बिकॉज एक्टिव पावर इक्वल टू P इक्वल टू S इंटू cos phi। नेक्स्ट हमारे पास है इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी वन रेजिस्टेंस इज फ्रैक्शन ऑफ टोटल वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस द सीरीज कॉम्बिनेशन सच इज कॉल्ड। देखिए यहाँ पे सिंपल सा वोल्टेज डिवीजन रूल का स्टेटमेंट दिया हुआ है, वो यहाँ पे आप देख सकते हो। नेक्स्ट है कैलकुलेट द रिस्पेक्टिव वैल्यू ऑफ मैग्नेटाइजिंग फोर्स। मैग्नेटाइजिंग फोर्स मीन्स H एंड फ्लक्स डेंसिटी और B की वैल्यू निकालनी है एट डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर फ्रॉम लॉन्ग सर्कुलर कंडक्टर। एक लॉन्ग सर्कुलर कंडक्टर है जिसमें से कुछ ना कुछ हमारा यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा होगा, ठीक है। I करंट में मान लेता हूँ फ्लो हो रहा है, यहाँ से 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे कंज्यूम कर लेता हूँ, ये पॉइंट P पे मुझे H और B की वैल्यू निकालनी है। और यहाँ पे जो हमारे पास करंट की वैल्यू दी हुई है 100 पाई एम्पियर, 100 पाई एम्पियर करंट फ्लो हो रही है। फॉर लॉन्ग सर्कुलर कंडक्टर जो हमारी H होती है, H इक्वल टू होता है NI अपॉन 2 पाई R, जहाँ पे R जो है ये हमारा डिस्टेंस R होता है। तो अगर मैं H की वैल्यू फाइंड करूँ, N जो ऑब्वियसली 1 होगा, तो 100 पाई अपॉन 2 पाई टाइम्स 10 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर को मीटर में करने के लिए 100 से मैं ऊपर में डिवाइड कर दूंगा, ठीक है। जब मैं इसे सॉल्व करता हूँ तो ये हमारा होता है 10, H की वैल्यू हो जाती है 500। H का यूनिट क्या होता है, इसका यूनिट एम्पियर हो गया और इसका यूनिट हमारा मीटर हो गया, तो H का हो जाएगा एम्पियर पर मीटर या एम्पियर टर्न्स पर मीटर भी हम ले सकते हैं बिकॉज N का यूनिट हम टर्न्स लेते हैं, जनरली दोनों सेम होता है। अब आता है B और H का रिलेशन होता है B इक्वल टू म्यू H और म्यू जीरो म्यू आर H। तो यहाँ पे म्यू जीरो की वैल्यू हो जाती है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 हेनरी पर मीटर, म्यू आर की वैल्यू 1 और H की वैल्यू हमारे पास 500 पहले से है। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये हमारा हो जाएगा, इसको मैं 2000 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 कर सकता हूँ, ये 2000 और इसमें 10 टू द पावर 3 को करने के लिए 2 पाई इंटू 10 टू द पावर -4, तो 3.14 इंटू 2 इंटू 10 टू द पावर -4, तो 6.28 इंटू 10 टू द पावर -4 वेबर पर मीटर स्क्वायर यूनिट हो जाता है B का। नेक्स्ट है हमारे पास फाइंड द एस्टिमेटेड करंट टेकन बाय प्राइमरी साइड ऑफ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर with a voltage ratio of 440/110 volt, takes at no load current of 5 ampere at 0.2 power factor lagging and the secondary supplied a current of 120 ampere at a power factor of 0.8 lagging given that cos phi की वैल्यू 0.748। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन तो काफ़ी बड़ा बड़ा चर्चा के दिया है, तो यहाँ पे हमें पूछा क्या गया है, एस्टिमेटेड करंट टेकन बाय प्राइमरी साइड मीन्स I1 की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे निकालनी है। ठीक है, तो I1 क्या होगी, अगर मैं इस फेजर की बात करूँ तो इस फेजर में यहाँ पे हमारे पास ये I1 हो जाता है, ये हमारा दिया हुआ है I20 30 डिग्री, यहाँ पे हमारे पास I0 है दिया हुआ, तो इसका जो फेजर सम होगा वो हमारा I1 हो जाएगा। तो I1 इक्वल टू हो जाएगा I2 डैश का स्क्वायर प्लस I0 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू I2 डैश इंटू I0 इंटू कॉस फाइव, इसका ये अंडर रूट हो जाएगा। अब I2 डैश की वैल्यू कितनी दी है 30 का स्क्वायर, I0 की वैल्यू कितनी दी है 5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 150 में डायरेक्ट ले लेता हूँ इंटू कॉस फाइव। अब फाइव क्या होगी, यहाँ पे जो फाइव है ये एंगल हो जाएगी फाइव। अब ये एंगल क्या हो जाएगी, ओवरऑल एंगल से मैं अगर ये एंगल को माइनस करूँ तो हमारी ये वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, तो ये वैल्यू जब आप निकालोगे तो इसकी वैल्यू हो जाती है हमारी 41.36 डिग्री, जिसकी वैल्यू हमारे पास 0.748 दिया हुआ है। जब आप इसे सॉल्व करोगे ये हो जाएगा 900 प्लस 25 प्लस 300 इंटू 0.7 ही मैं इसे कंसिडर करता हूँ टू मेक इजी कैलकुलेशन, तो ये हो जाएगा 925 प्लस अप्रोक्सीमेट 210, तो ये हो जाता हमारा 1135 अंडर रूट। तो इसके अप्रोक्सीमेट में अगर मैं वैल्यू देखूँ तो यही हमारा वैल्यू आ रहा है। थोड़ा सा यहाँ पे दो वैल्यू काफ़ी ज़्यादा क्लोज है, तो थोड़ा सा और हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा। जब हम इसके साथ ये कैलकुलेशन करेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाता है।
नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट सिग्निफिकेंट ऑफ स्टेशनरी आर्मेचर। ये क्वेश्चन अभी तक के 3 बार आ चुका है, सेम क्वेश्चन है, सेम आंसर इसका आएगा। कौन ये यूनिवर्सल ट्रूथ है इसका, जो भी एडवांटेज और डिसएडवांटेज होता है आप फिर से इसे देख सकते हो। नेक्स्ट है इन एन इलेक्ट्रिक नेटवर्क इफ द quantity of source is controlled by another voltage or current source in the circuit, such source is called, जिसे हम डिपेंडेंट सोर्स बोलते हैं। ठीक है, डिपेंडेंट सोर्स 4 टाइप के होते हैं, वोल्टेज कंट्रोल, एक होता है करंट कंट्रोल। वोल्टेज कंट्रोल में भी 2 टाइप होता है, एक जो वोल्टेज से कंट्रोल होता है वोल्टेज सोर्स, और दूसरा जो करंट से कंट्रोल होता है वोल्टेज सोर्स। सिमिलरली फॉर करंट कंट्रोल सोर्स, ठीक है, करंट सोर्स। ठीक है, अब यहाँ पे इस डायग्राम को देख सकते हो आप, ये डायमंड शेप में होता है इसका सिंबल। नेक्स्ट है इफ सिंक्रोनस स्पीड ऑफ मोटर इज 1000 आरपीएम एंड रोटर स्पीड इज 970 आरपीएम देन द परसेंटेज स्लिप। स्लिप यहाँ पे कितनी, यहाँ पे स्लिप स्पीड कितनी है 30, इसको हम 1000 से डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे, तो ये हमारा 3% आ जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ स्टील यूज टू मेक द कोर इन द ट्रांसफॉर्मर। सिलिकॉन स्टील का यूज होता है, ठीक है, ऑब्वियसली ये आप लोग भी पढ़ते हो, बहुत जगह पे लिखा भी है, हर जगह पे ये इसका इसलिए यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है, अब ये क्वेश्चन को देखते हैं, द नॉर्टन्स इक्विवेलेंट करंट बिटवीन टर्मिनल ए बी। इस सर्किट में अगर मैं बात करूं तो यहाँ से जो करंट निकलेगा नॉर्टन्स करंट, उसके लिए यहाँ के अक्रॉस का सबसे पहले हमें रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा, नॉर्टन्स रेजिस्टेंस। नॉर्टन्स रेजिस्टेंस हमारा कितना हो जाएगा, नॉर्टन्स रेजिस्टेंस अगर मैं यहाँ पे निकालूं तो वो हो जाएगा, ये ओपन सर्किट हो जाएगा, ये ओपन सर्किट होने के चलते जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारा हो जाएगा 10 पैरेलल टू 15, 10 पैरेलल टू 15 अपॉन ये हो जाएगा। तो इसे अगर मैं करता हूँ 6 ओम हमारा रेजिस्टेंस हो गया। अब मैं यहाँ पे वोल्टेज निकालूंगा तो इसके अक्रॉस का जो वोल्टेज हो जाएगा वो हमारा VTH हो जाएगा। तो VTH की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, VTH इक्वल टू 15 इंटू आई, यहाँ से जो भी करंट फ्लो होगी तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी करंट डिवीजन रूल से 10 टाइम्स 5 अपॉन 25, तो ये हो जाती है 2 एम्पियर। तो हमारा VTH की वैल्यू हो जाएगी 30 वोल्ट। तो हमारा जो IN की वैल्यू नॉर्टन्स करंट हो जाएगा वो VTH अपॉन RTH हो जाएगा। VTH की वैल्यू हमारी 30 हो गई, RTH 6 हो गई, तो 5 एम्पियर हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मेन रीजन ऑफ प्लेसिंग फील्ड वाइंडिंग ऑन स्टेशनरी। फिर से ये क्वेश्चन पूछा गया है, सेम क्वेश्चन कितने बार पूछा गया है आप लोग भी देख सकते हो। नेक्स्ट है द एडमिटेंस ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट रिप्रेजेंट बाय y इक्वल टू 3 + j4 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इन दिस सर्किट। अब हमारे पास एडमिटेंस है, y इक्वल टू होता है हमारा g प्लस माइनस JB, ठीक है, और Z इक्वल टू होता है हमारे पास R प्लस JX। ठीक है, अब इसका जो रिलेशन होता है आपस में, जो को रिलेशन होता है उसको इस तरीके से होता है, G इक्वल टू होता है R अपॉन जेड स्क्वायर, ठीक है, B इक्वल टू होता है X अपॉन जेड स्क्वायर। तो यहाँ पे हमें पूछा क्या गया है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। सिमिलरली R इक्वल टू होता है G अपॉन वाई स्क्वायर, ठीक है, X इक्वल टू होता है B अपॉन वाई स्क्वायर। तो G की वैल्यू हमारे पास कितनी दी हुई है, 3 दी हुई है। Y की वैल्यू में बात करूँ तो वाई स्क्वायर, Y इक्वल टू होता है G स्क्वायर प्लस B स्क्वायर अंडर रूट, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 5, ठीक है, तो R की वैल्यू 3 अपॉन 5 इक्वल टू 25 ओम, ये हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है इन इलेक्ट्रिकल सिग्नल वेवफॉर्म इफ ईच वैल्यू ऑफ द कर्व इज प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ द एंगल द रोटेशन ऑफ द कॉइल वेव विल बी। ऑब्वियसली साइन एंगल हो जाएगा ग्राफ y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x जो है साइन x के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये लेक्चर था, आई होप कि आपको पसंद आया होगा। कीप शेयर सब्सक्राइबर, ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।